तो देखिए, बिहार राज्य को लेकर के जितने भी एग्ज़ाम हैं, बिहार राज्य सरकार द्वारा या बिहार के जो लोक सेवा आयोग है या फिर अन्य आयोग हैं, उनके द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं, सभी परीक्षाओं में बिहार राज्य से क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके। बिहार स्टेट से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं आपके। तो आपको अपने स्टेट के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, समग्रता से जानकारी होनी चाहिए, बिहार से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हो। ठीक है, तो मैं आप सभी को शुरुआत में अब मैं प्रारंभ कर रहा हूं आपके बिहार राज्य को लेकर के कंप्लीट अध्ययन, और ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा, साथ साथ कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं बताता हुआ जाऊंगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक पूरा कंप्लीट हमारा डिस्कशन यहाँ पे शुरुआत होगी, और इसमें जो क्वेश्चन आपके आते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, मेरा काम ये रहेगा कि मेरी क्लास के साथ साथ आप याद करते भी जाइए। मतलब ये ना रहे कि आप बाद में पढ़िए, कुछ भी करिए, रिवीजन आप कर लीजिएगा वो अलग बात है, लेकिन मेरी क्लास में आप साथ साथ याद करते जाइए। तो चीज़ों को हर डायमेंशन से बताने का प्रयास करूंगा, और मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप सभी के जो एग्जाम में है जितना महत्तम सहयोग मैं आपका कर सकूं, पूरा सहयोग करूंगा आपको। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिएगा, जबरदस्त तैयारी शुरू करेंगे हम यहां पे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं सभी लोग तैयार हो जाइए, पेन कागज ले लीजिए, साथ साथ कुछ चीजें लिखते जाइएगा। अभी कोई भी किसी भी तरीके कमेंट आपको नहीं करना है, आपके सामने क्वेश्चन यहां पे आएगा, उसका उत्तर आप लोग देंगे, फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं जानकारी आपको दूंगा जो कि जरूरत होगी। फिर इसके बाद जब हम एक बार क्वेश्चन आंसर, एक बार पिछले साल के क्वेश्चन पे आंसर पूरे देख लेंगे, फिर बिहार राज्य को हम लोग डिटेल में भी देखेंगे आने वाले समय में। तो बिहार राज्य आप सभी के अंदर, पूरा बिहार राज्य से जुड़ी हुई जानकारी आपके मस्तिष्क में भरने का काम पूरा आजाद बीपीएससी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म का रहेगा। मैंने आप सभी को बिहार राज्य से जुड़ा हुआ एक मास्टर वीडियो भी दिया है। आप में से कितने लोगों ने बिहार राज्य का मास्टर वीडियो देखा है, पहले ये बताओ, हैंड्स अप करो, कितने लोगों ने बिहार राज्य का मास्टर वीडियो देखा है। जो बिहार राज्य के बच्चे हैं, वैसे उसमें 8 से 9 लाख व्यूज़ हैं उस वीडियो पे, जो कि आज़ाद आईएएस एकेडमी में पब्लिक है। अभी बीपीएससी के चैनल पे भी वो वीडियो आया है। हाँ, तो उसमें देखिए कितना मैंने बिहार को आपके आसान बना दिया, बिहार से जुड़ी हुई जानकारियों को कितना आसान बना दिया। अभी उसका दूसरा पार्ट भी आपके 67वीं बीपीएससी से पहले लेकर के आऊंगा। जब आपका 67वीं बीपीएससी का, तो उसका जो आगे का पार्ट है, जो टॉपिक और बचे हुए हैं, वो भी मैं आपके कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आंसर पैटर्न पे हम यहां पर भी पढ़ेंगे। मेरे साथ नोट्स जरूर बनाइएगा। देखो, एक थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर के चलेंगे। ये क्लास है, आप लोग के घर पे मोबाइल है, मोबाइल से देख रहे होंगे, कुछ लैपटॉप से देख रहे होंगे, ज़्यादातर मोबाइल वाले होंगे। मोबाइल के साथ एक दिक्कत है, आप लोग कुछ लोग लेट के पढ़ रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ जाइए, आराम से। यदि टेबल चेयर हो तो टेबल चेयर में बैठ जाइए, पेन कागज जरूर ले लीजिएगा। ऐसा मत रखिएगा हवा हवाई आप देख रहे हैं, कान में सुन रहे हैं, हाथ भी चलना चाहिए। मैं चाहता हूं आपकी ये जो हाथ वाली इंद्री है ना, हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 1 इंद्री मन है। तो मन को फोकस में यदि लाना है, मन को यदि अपने साथ दौड़ाना है, तो अपनी सभी इंद्रियों को व्यस्त कर दो। तो हाथ को भी साथ साथ व्यस्त करेंगे ना, तो आपका फोकस ज्यादा रहेगा क्लास में। ठीक है, तो जो आपको समझ में आए मेरी बातों में, उसमें से कुछ चीजें आप लिखते हुए भी चलिएगा। जब मेरी क्लास लीजिए तो इसकी सबसे पहली शर्त यही है कि आप पेन कागज के साथ बैठे हो और डिसिप्लिन के साथ बैठे हो। ठीक है, बस ये बहुत जरूरी है। रात का समय है, हो सकता है आप लोग बेड पे ही लेटे हो, बिस्तर पे लेटे हो, तो थोड़ा सा अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए, ताकि जो मैं बोलूं वो ऐसा ना हो, बाउंसर ना हो, सीधा सीधा वो दिमाग में ही जाए आपके। ठीक है, ये क्लियर कर लेता हूं पहले, इतना कम से कम कर लीजिएगा। ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म बिहार राज्य के सभी छात्रों के लिए समर्पित मंच है। आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिहार राज्य की संपूर्ण जानकारी देने का काम मैं करूंगा। आपका काम क्या है, बिहार राज्य के सभी छात्रों तक ये पहुंचाना, ताकि बिहार के बच्चों तक एजुकेशन का ये पूरा का पूरा मंच पहुंच सके और उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके और उन्हें चीजें बहुत सिस्टमेटिक और आसान भाषा में मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन, ज्यादा डिले नहीं करते हैं। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के ही रहेंगे। आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले होगा और फिर आप उसका आंसर देंगे, फिर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये बिहार राज्य के पूछे हुए ही क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार राज्य पर बख्तियार खिलजी। इसके बारे में बहुत नाम आपने सुना होगा बख्तियार खिलजी के, है ना। जब दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था और यहाँ पे मोहम्मद गौरी आ चुका था भारत में, उसी समय ये हमलावर जो है बिहार और बंगाल की धरती पर पहुंचा और वहां के कल्चर को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम इसने किया। यही वो बंदा है
है ना, जो एक मुस्लिम हमलावर है और बिहार की संस्कृति पर ये जो आपका बोध गया का जो पूरा का पूरा मंदिर है, बोध गया का जो आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, इस मंदिर को भी इसने पूरा ढक दिया था। बख्तियार खिलजी ने पूरे मंदिर को ढक दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को यही इसी व्यक्ति ने नष्ट किया। तो बिहार के कल्चर को तो ये बहुत ही मतलब एक तरीके से बिहार के लोगों के लिए, तो ये इसके बारे में विवरण कहां से प्राप्त होता है, हमें कहां से पता चलता है कि बिहार पर इसने हमला किया? बताइए आप में से जितने लोग, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बुक्स हैं, पुस्तकें हैं इनके राइटर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है ठीक है तो बताइए। माफ करिएगा, थोड़ा सा इस समय गले में थोड़ा दिक्कत है ना, मौसम बदल रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं तो पड़ गया इस बार गला पकड़ लिया है मेरा, तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, तो आप इसके लिए सहयोग करिएगा सभी लोग, ठीक है। तो इसमें काफ़ी लोगों का आंसर बी आ रहा है, ठीक है। देखो बिहार वाले बच्चे सब रटे बैठे हैं। तो बख्तियार खिलजी तुर्की से आया था, तुर्की आक्रमणकारी था, तुर्की हमलावर था ये, और इसकी अगुवाई में ही जो मुस्लिम हमलावर थे 1193 एडी में जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है उस पर आक्रमण हुआ था, ठीक है। शिक्षा का महान केंद्र जहां से भारतीय संस्कृति का जो पूरा बौद्ध दर्शन है, बौद्ध कल्चर है, उसको एक्सपोर्ट किया इस पूरे क्षेत्र ने, है ना। आज के टाइम पे जो जेएनयू है, डीयू है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, पटना यूनिवर्सिटी है आपकी, है ना, मगध यूनिवर्सिटी है, वैसे ही नालंदा विश्वविद्यालय एक विख्यात, आज भी फिर से उसको पुनरुद्धार किया जा रहा है। तो 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को इसने नष्ट कर दिया था, और जो बिहार की और बहुत सारी साइट है, खासकर बोध गया जो टेम्पल है आपका, उसको भी मिट्टी से पूरा का पूरा उसने ढकवा दिया था। काफ़ी बड़ा मंदिर था, और बाद में फिर उसको जो है कनिंगम महोदय के द्वारा फिर उसको प्रॉपर उस पर काम किया गया। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने फिर आज वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आप लोगों ने वीडियो देखे हैं ना सारे, जो मैं बिहार आया था आपके यहाँ पे, और बोध गया से मैंने एक वीडियो आपको बनाया था, पूरा बौद्ध धर्म पढ़ाया वहाँ से। फिर आपके पावापुरी गया था, पावापुरी से हमने कंप्लीट जो है जैन धर्म पढ़ा था। तो बोध गया का वीडियो आपने देखा होगा, और एक आपने वो वाला देखा होगा नालंदा वाला पूरा वीडियो, है ना, पावापुरी का वीडियो देखा होगा। फिर मैं वहाँ भी गया था, आपके राजगीर भी गया था, और राजगीर में आपका वो वाला वीडियो था, क्या था वहाँ पे टॉपिक, महाजनपद काल, 16 महाजनपद काल। मैं सच बता रहा हूँ, बिहार की धरती पे रहने का आनंद ही अलग है अपना। बिहार का एक अलग ही रंग है, और जब जिसको चढ़ जाता है ना, तो वहाँ पे ऐसे नहीं, चोखा, ये जो शब्द बना है ना, रंग चोखा, तो ये चोखा शब्द वास्तव में बिहार की धरती में है। एक अपनत्व है, एक प्यार है बिहार में। बिहार एक असाधारण धरती है, वहाँ पे लोगों ने अपने आप को ऐसा तराशा है कि मुझे लगता है भारत में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जहाँ के लोगों ने इतना स्ट्रगल किया है। समय समय पर विभिन्न आपदाओं से जूझते रहते हैं, और विभिन्न प्रकार के, एक समय आपको पता है भारत का इतिहास बिहार से चालू होता है। बिहार से ही प्रारंभ हुआ उस महान मगध साम्राज्य का, जहाँ पे बिंबिसार जैसे शासक, बाद में अशोका जैसे शासक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक उस धरती पर रहे। महान गुप्त साम्राज्य आपके बिहार साम्राज्य। तो बिहार का धरती, बिहार का इतिहास ही भारत की गौरवशाली परंपरा है। तो जब उस धरती में खड़े होकर के मगध साम्राज्य पढ़ाना, अपने चारों तरफ राजगिरी की वो पहाड़ियां, मगध साम्राज्य में जहां पे बिंदुसार को जेल खाने में रखा गया था, वहीं से खड़े होकर के मैंने वो वीडियो पढ़ाया था आपका, एक अपना अलग ही अनुभव था, अलग ही अनुभव। मतलब आप उस एक्साइटमेंट को कभी भी हम बयां नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद बोध गया से जो आपका था, फिर इसके बाद मैं रांची निकल गया था, बक्सर भी गया था, आपके बक्सर से भी एक वीडियो आया था। तो मतलब बिहार का अपना अलग ही मजा है। तो बख्तियार खिलजी जो था आपका, ये तुर्की से आया था, मुस्लिम हमलावर था, और इसी की अगुवाई में मुस्लिम हमलावरों ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय पे क्या किया, इसको नष्ट कर दिया। एक पर्शियन इतिहासकार थे, फारसी लेखक थे, जिनका नाम था मिनहाजुद्दीन सिराज। नाम लिख देता हूं इसका, मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक थी तबकात-ए नासरी। याद कर लो इस बात को, इस राइटर को भी याद कर लीजिए। एक फारसी लेखक है मिनहाजुस सिराज भी बोलते हैं इसको, या मिनहाजुद्दीन सिराज भी बोलते हैं। तो इसकी पुस्तक थी तबकात-ए नासरी। तो तबकात-ए नासरी में बिहार के उसके हमलावरों के बारे में जानकारी का वर्णन विस्तार से करने वाला व्यक्ति कौन था? यही व्यक्ति था। इसने डिटेल से पूरी की पूरी जानकारी इसमें साझा की। क्लियर है सभी को? ये नहीं भूलना चाहिए, कभी भी एक क्वेश्चन आता है आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को, इसको नहीं भूलना है आपको कभी भी, है ना।
बिहार की गौरवशाली परंपरा को नष्ट करने वाला व्यक्ति, है ना। तो इसको लेकर के आपको कभी भी भूलना नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं आपके सामने, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? ठीक है, एक बार आप लोग देख लो, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो आपको पता है कि जो मध्यकाल था, मध्यकाल में इस्लाम में जो कुरीतियां आ गई थी, है ना, इस्लाम के अंदर जो रूढ़ियां आ गई थी, जो कट्टरवाद आ गया था, उस कट्टरवाद को, और साथ ही हिंदू धर्म जो था उस समय, उसमें जो बाह्य आडंबर आ गए थे, तो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, इन दोनों की शुरुआत हुई। ईरान से शुरुआत होती है सूफी आंदोलन की, और भारत में बहुत सारे सिलसिले जो है इस समय लगातार सूफियों के आए, चाहे वो चिश्ती सिलसिला हो, सूरावर्दी सिलसिला हो, कुबरवारिया सिलसिला हो, या फिरदौसी सिलसिला हो, कई सारे, नक्शबंदी सिलसिला हो, कई सारे सिलसिले आए। तो यहाँ पे एक पर्सन है जो बिहार के सुप्रसिद्ध संत हैं, और इससे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, काफी पुराना क्वेश्चन है वैसे ये, सरफुद्दीन मनेरी, है ना, ये पर्सन है, इनका नाम है सरफुद्दीन मनेरी। तो सरफुद्दीन मनेरी का संबंध किससे है ये आपको बताना है। काफी लोग सही बता रहे हैं, देखो मुझे अच्छा लग रहा है, कम से कम आप लोगों में से कई लोग हैं जो पढ़ चुके हैं इस चीज को। तो इनका जन्म जो था सरफुद्दीन मनेरी का, वो हुआ था 1262 एडी को। कब हुआ था? 1262 एडी को, है ना। कहां पे हुआ था? मनेर में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 1377 को, 1377 एडी को इनकी मृत्यु हुई थी। मनेर में इनका जन्म होने के कारण इन्हें मनेरी कहा जाता है, ठीक है। और ये बिहार शरीफ में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? बिहार शरीफ में। और ये फिरदौसी सिलसिले से जुड़े हुए थे, फिरदौसी सिलसिले से। जितने बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन बैच से होंगे उनको मैंने डिटेल में पढ़ाया है, ये सारे सिलसिले, सारे A to Z जितने भी सिलसिले हैं सारे पढ़ाए। कौन कौन है जिन्होंने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा है? ये पूरा टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था मध्यकाल में, सारे पढ़ाए होंगे, सारे सिलसिले पढ़ाए होंगे, सबकी विशेषता बताई होगी, सबके संत बताए होंगे, सब कुछ बताया होगा आपको। आप में से जितने लोगों ने मेरे से मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा है उसमें डिटेल से सारी चीज़ लिखवाई भी हैं और बताई भी हैं आपको। ये रहा अगला क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हमारी बिहार की राजधानी से क्वेश्चन है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को जब भी मैं इस क्वेश्चन को आप पढ़ता हूँ तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। सभी का ध्यान देना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में, रिस्क मत लीजिएगा। सभी लोग पढ़िए आराम से, बहुत आसान होगा आप लोग को। ऐसे बिहार वाले कम से कम ये क्वेश्चन गलत नहीं बताएंगे, इतना तो पक्का है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ, अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोग लगातार काफ़ी बेहतर मेहनत कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह जी वाह। सब लोग पार्टिसिपेट करो, सब लोग आओ इसमें, सब लोग आओ, है ना, सब लोग एक साथ, सब लोग बिल्कुल, ये होड़ मत जानी चाहिए कि कौन बताएगा। हाँ ठीक है, मैं सासाराम नहीं जा पाया आपका, सासाराम का बड़ा मन था कि शेरशाह सूरी के सासाराम जाएंगे, फिर शेरशाह सूरी के सासाराम नहीं जा पाए, वहाँ पे उसका मकबरा है, लेकिन कभी मौका आएगा कि जब देखेंगे। तो पटना का प्राचीन नाम आपका पाटलिपुत्र है, सब जानते हैं, इतना तो सब जानते हो आप लोग, है ना। इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। मगध जो था आपका, मगध साम्राज्य जो था, मगध साम्राज्य का जो वास्तविक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी, वो राजगीर थी आपकी, आज भी राजगीर है। और बहुत अच्छा लगा, बिहार सरकार ने राजगीर पे काफ़ी काम किया है, बहुत स्वच्छ सा शहर लगा राजगीर हमें। और चार तरफ जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे? विपुलगिरी है, वैभवगिरी है, सोनगिरी है, 5 पहाड़ियाँ चारों तरफ से घिरी हुई हैं, ठीक है। उदयगिरी है, हाँ उदयगिरी, वैभवगिरी, विपुलगिरी, सोनगिरी, एक बची आपकी, एक कौन सी बची? देखो दिमाग से निकल रहा है, एक पहाड़ी और बची आप में से किसी को, हाँ रत्नागिरी, रत्नागिरी है, रत्नागिरी है, मैंने बताया उसमें, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट रत्नागिरी भी हो सकता है, उदयगिरी, रत्नागिरी, अच्छा रत्नागिरी है, ठीक है, वेरी गुड। विपुलगिरी, वैभवगिरी, जो राजगीर है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तभी आपको देखिए मगध साम्राज्य पे जल्दी हमला कोई क्यों नहीं कर पाता था
राजगीर से ही जस्ट बगल पे वैशाली पड़ता है। वैशाली पे बहुत बड़ा संघ था, ये उस समय का गणराज्य था, है ना, प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी यहाँ पे, और बहुत मजबूत संघ हुआ करता था यहाँ पे। और बगल में वहीं पे मल्ल भी है। मल्ल में दो थे, पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल, है ना, दो मल्ल साम्राज्य की दो राजधानियां थी, पावा और आपका कुशीनारा। तो ये जैनिज्म को लेकर फेमस था, कुशीनारा आपका बौद्धिज्म को लेकर के फेमस था। कुशीनगर जो आपका पड़ता है ना, कुशीनगर में बौद्ध धर्म। तो आपका हाँ यही है शायद मेरे ख्याल से, हाँ लिच्छवी वंश जो आपका है, लिच्छवी वंश। तो आपकी ये है पूरी पहाड़ियाँ, वैभवगिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, रत्नागिरी और सोनगिरी। हाँ यही पहाड़ी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लौह खनिज क्षेत्र और द्वितीय नगरीय क्रांति भी इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुई। तो कई कारण है जिस कारण से मगध हमेशा सुरक्षित रहा। तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, और पटना में जो वास्तविक संस्थापक है मगध साम्राज्य का, वो बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। फिर उसका उत्तराधिकारी अजातशत्रु आया, उसका बेटा, है ना। अजातशत्रु ने भी राजधानी राजगीर ही रखी, राजगीर या राजगृह। लेकिन जब उसका बेटा आया उदयन, तो उदयन ने राजधानी परिवर्तित करा के कहां कर दी, पटना कर दी। पटना मतलब पाटलिपुत्र। तो उदयन ने राजधानी को स्थानांतरित करा दिया, गंगा नदी के किनारे लेकर के आ गया पाटलिपुत्र में राजधानी। तो आपको पता है पाटलिपुत्र नगर लगभग 3 शताब्दियों तक, जिसमें मगध साम्राज्य भी रहा है, नंद साम्राज्य भी रहा है, मौर्य साम्राज्य भी रहा है, और गुप्त साम्राज्य भी रहा है, इनकी गौरवपूर्ण राजधानी के तौर पे काम किया है। बाद में फिर आपका जो मध्यकाल है वो कन्नौज में शिफ्ट हो जाता है। कन्नौज बहुत फेमस हो जाता है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ना, कन्नौज फेमस बन जाता है। फिर कन्नौज को लेकर त्रिकोणीय युद्ध होता है, ठीक है। तो पटना, चूंकि यहाँ पे जो शब्द लिखा है, तो एक पुस्तक है तरीखे दाऊदी। तो तरीखे दाऊदी के विवरण के अनुसार शेर शाह सूरी ने पटना नगर के भौगोलिक और सामरिक महत्व को जानने के बाद 1541 में शेर शाह सूरी ने यहाँ पे एक मजबूत किले का निर्माण करवाया और बिहार राज्य की राजधानी बनाई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यदि ऑप्शन उदयन होता तो आप क्या करते, है ना, ये भी ध्यान रखना है। यदि ऑप्शन उदयन होता तो कहीं ना कहीं पे प्राइमरी सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी, वो मगध साम्राज्य की राजधानी बनाने का काम किसने किया, उदयन ने किया। लेकिन जो वर्तमान हमारा पटना है, बिहार की राजधानी पटना को शेर शाह सूरी के द्वारा जो है राजधानी के तौर पे डेवलप किया गया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बिहार की राजधानी बनाने का श्रेय 1541 में शेर शाह सूरी को जाता है। ये भी एक बहुत, देखिए बिहार की धरती से कैसे लोग निकले हैं। ये वो व्यक्ति था जिसने मुगल साम्राज्य को हिला के फेंक दिया, यहां से हुमायूं को भगा दिया भारत से बाहर। बिहार के लोग ऐसे होते हैं, है ना। इतने पराक्रमी, इतना शौर्यशाली व्यक्ति था शेर शाह सूरी, इतना दूरदृष्टि व्यक्ति था। वो तो दुर्भाग्य था कि जब वो जो है कलिंजर को जीतने गया, कलिंजर के किले को जीतने गया, तो उसके पास का जो बारूद था, उस बारूद पे आग लग गई, गोला जो उसने फेंका, उसके बाद वो घायल हो गया, खत्म हो गया। 1545 में खत्म हो जाता। यदि ये व्यक्ति जिंदा होता तो भारत का इतिहास बदल के रख देता, क्योंकि इसके द्वारा जो जो काम किए गए हैं, शेर शाह सूरी के द्वारा कितने सारे काम किए गए। सड़कों का निर्माण कराना, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज नितिन गडकरी साहब जो कर रहे हैं, वो शेर शाह सूरी बहुत पहले करता है। पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को बदल के रख दिया इस व्यक्ति ने, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को बदल के रख दिया शेर शाह सूरी ने, है ना। भूमि की पैमाइश कराना चालू कर दिया, वेतन व्यवस्था को जन्म दे दिया। जो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था उन सबको और परिपक्व बना दिया, है ना। तो कहने का मतलब ये व्यक्ति अपने आप में, और जो टैक्स सिस्टम है, टैक्स सिस्टम को भी, जो वर्तमान में आप टैक्सेशन को देखते हैं ना, अलाउद्दीन खिलजी ने निश्चित तौर पे, चलो कर को लेकर के, कर तो पहले सब लेते थे, लेकिन शेर शाह सूरी ने उस चीज को और ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास किया। तो ये है बिहार का एक, ऐसे लोग बिहार की धरती से निकलते हैं शेर शाह सूरी जैसे। तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने का काम किसने किया, शेर शाह सूरी ने। कब किया, 1541 में। क्लियर है, स्पष्ट है, सभी को समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। एक चीज और आपको बताता हूं, और मजेदार चीज, मतलब जो क्वेश्चन लेकर के आऊंगा धीरे धीरे आपको आनंद आना चालू हो जाएगा क्वेश्चन में। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। एक महान व्यक्ति, पहले झारखंड भी आपको पता है बिहार ही था,
तो जो झारखंड वाले हैं पहले बिहार से थे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कभी भी। तो बिरसा मुंडा साहब ये झारखंड की धरती में है अभी, लेकिन पहले बिहार ही झारखंड था और झारखंड ही बिहार था, दोनों सब एक दूसरे से जुड़े थे। और आज भी बिहार और झारखंड के कल्चर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है ना, दोनों के रगों में एक ही चीज़ है, एक ही। तो ये आपका जो है बिरसा मुंडा के गुरु के बारे में पूछ रहा है। बिल्कुल रट लेना, जितनी चीज़ें आज के सेशन में जो हम पढ़ेंगे सब रटते हुए चले जाएंगे, ठीक है। आपको पता है ना, मुंडा विद्रोह के बारे में सबने पढ़ा होगा। 1899 से 1900 अंग्रेजों की चूल हिला देने वाला व्यक्ति बिरसा मुंडा है ना। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम बिल्कुल रट लीजिएगा। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 1875 में, 1875 में। तो ये भी देखो बिहार की धरती से थे, बिहार की धरती से थे बिरसा मुंडा, ठीक है। तो आपको पता है कि बिरसा मुंडा जो हैं इनके गुरु का नाम था आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम था आनंद पांडे, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, रट लीजिए। ये क्वेश्चन फैक्चुअल है, आपसे पूछा जा सकता है कभी भी, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको एक दो जानकारी और दे दूं, बिरसा मुंडा ईसाई धर्म से जुड़ चुके थे। जर्मन धर्म प्रचारक, जो आपको पता है ना 1813 एडी, 1813 एडी में जो चार्टर आया था, उस चार्टर में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गई थी। तो जर्मन धर्म प्रचारकों के प्रभाव में आकर के बिरसा मुंडा जो है कुछ समय के लिए ईसाई बन गए, लेकिन उनकी जो आत्म पिशासा है वो फिर कालांतर में वही अंग्रेजों के लिए है ना, वही अंग्रेजों के लिए इतना घातक बन जाते हैं, ठीक है। तो जो मुंडा विद्रोह है उसका पूरा नेतृत्व किया। मैं इसको सेपरेटली कभी पढ़ाऊंगा आपको, मुंडा विद्रोह को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन देखिए, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बी, काफी लोग हैं जो बी वाले हैं यहां पे, ठीक है। तो एक तरीके से ये संथाल विद्रोह से जुड़ा हुआ है, संथाल विद्रोह से जुड़ा हुआ है। बी बिल्कुल सही है। भागलपुर राजमहल क्षेत्र जो आपका था, भागलपुर राजमहल क्षेत्र, इस क्षेत्र में 1855 से 56 के टाइम पीरियड पे अपनी सरकार की घोषणा, अपनी समानांतर सरकार की घोषणा कर दी, है ना। ये क्षेत्र जो है इसको पहले उस समय क्या जब बोला जाता था, दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और यहाँ पे संथाल जनजाति, संथाल बहुल क्षेत्र था ये। तो यहाँ पे 1855-56 में जो संथाल विद्रोह हुआ था ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध था। और यहाँ पर जो वहाँ के उस समय जो सिविलाइज्ड पीपल थे, उस सिविलाइज्ड पीपलों के द्वारा किया गया पूरा का पूरा विद्रोह था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ जो है फिर उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया और एक समानांतर सरकार बनाने की कोशिश की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। समझ में आ रही हैं सारी चीजें, आप लोग इजिली चीजों को समझ में आ रहा है ना। देखो बिहार में एक गड़बड़ और है, इस एग्जाम की एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। आपको एक चीज और बताता हूं, ये क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके बिहार में जो सारा का सारा पूरा का पूरा जो बवाल बन गया है आपका एग्जाम। और मुझे लगता है आयोग बहुत शातिर है, बहुत होशियार है, होशियारी कर गया आयोग। ये देख रहे हो ना, ई ऑप्शन, ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, ई ऑप्शन। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका, ये बहुतों की गड़बड़ करता है क्वेश्चन, है ना, ये आपको खा जाएगा ई ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। कौन सा कारण था जिसके कारण से, मतलब तो इसमें नहीं था, ये भी ध्यान रखना। जब भी क्वेश्चन ऐसे करते हैं तो ये चीज को जरूर ध्यान लेते हैं, क्योंकि इसको भी नहीं, आप लोग जल्दी जल्दी में कुछ भी कर डालते हो तो उसका भी आपको नुकसान नहीं मिलना चाहिए। चलिए एक बार पढ़ते हैं, इसको समझते हैं।
ईसाई धर्म फैलने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास। तो देखो ये तो था कि ईसाई धर्म का वो प्रयास कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाई बन जाएं। तो ऐसे में ये वाला तो कारण था, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी एक है कि पूरा का पूरा जो बर्मा वाला क्षेत्र था, बर्मा वाले क्षेत्र पे जहाज, पहले ये पाप माना जाता था समुद्र को पार करना। हिंदू धर्म में पाप माना जाता था, समुद्र एक देवता के तौर पे माना जाता था और उसके ऊपर चलना। आज भी आप देखते हैं हम बहुत सारी चीज़ों को के ऊपर नहीं चल सकते, जैसे आप विद्या के ऊपर नहीं चलते, आग के ऊपर नहीं चलते, वैसे ही पानी के ऊपर चलना भी पानी और समुद्री यात्राओं को धर्म के विरुद्ध माना जाता था। तो ये भी जब बर्मा से सिपाहियों को जो है, तो ये भी एक कारण बना जिसके कारण से विद्रोह हुआ। ठीक है, भत्ते की रोकथाम ये भी एक कारण था, लेकिन क्या कारण नहीं था? अधिकारियों की अक्षमता। ब्रिटिश अधिकारी अक्षम तो नहीं थे, ये बात तो तय है। पूर्णतः प्रशिक्षित सेना थी अंग्रेजों की, पूर्णतः। तभी तो आप देख रहे हैं 1 लाख सिपाही आकर के पूरे भारत को गुलाम बना दिए, तो समझिए कितने बेल्ट सिलेक्टेड वो होंगे। ऐसे थोड़ा ना उन्होंने 2 साल तक जो है भारत में 200 साल तक शासन किया यहाँ पे, है ना। तो अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ये आपका विद्रोही करने का कारण नहीं था। इन अधिकारियों की योग्यता के बल पे ही अंग्रेज सरकार जो है यहाँ पर हुकूमत करती रही, 200 साल तक पूरे भारत पर कब्जा करती रही। और इसके अतिरिक्त सभी जो विद्रोही हैं, ये बाकी सारे कारण, और बहुत सारे कारण हैं। आपको तत्कालिक कारण पता ही होगा, कारतूस वाला मामला। देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 1857 के विद्रोह के कारण का सबसे मुख्य सिपाही था आपका मंगल पांडे महोदय। मंगल पांडे पहले अंग्रेजों के भक्त थे, बहुत भक्त, जबरदस्त वाले, लेकिन वो एक ब्राह्मण भी थे, पांडे साहब थे। और आपको पता है कि जब उन्हें पता चला कि बंदूक में चर्बी मिलाई जा रही है, सुअर और गाय की चर्बी मिलाई जा रही, तो पहले उन्होंने कंफर्म किया अंग्रेज अधिकारियों से। क्यों? भक्त थे। तो भक्त थे तो आपको पता, अभी आपको पता है ना, मौजूदा सरकार के भी बहुत भक्त हो गए हैं, आप में से भी कुछ भक्त हो सकते हैं। तो पहले उसने अंग्रेज अधिकारियों से पूछा कि साहब ऐसा तो नहीं है कि इसमें आप लोग चर्बी मिला रहे हो, ऐसी जानकारी आ रही है। लेकिन कालांतर में हुआ ये कि पहले अंग्रेज अधिकारियों जो उसमें से काफ़ी जिनको लेकर के उसको इतनी ज़्यादा ये श्रद्धा थी कि ये झूठ नहीं बोलेंगे, तो जब उन्होंने कह दिया कि भाई नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई चर्बी वर्बी नहीं मिला रहे हैं और हम आपके धर्म के साथ खिलवाड़ क्यों करेंगे। लेकिन उस अधिकारी को, जिस अधिकारी से मंगल पांडे ने पूछा था, उसको लगा शायद अंदर ही अंदर कंपनी कोई काम कर रही हो। उसने कंपनी को जाके पूछा भी, ईस्ट इंडिया कंपनी पे जाके बात भी की, जनरल तक बात गई, है ना। जो गवर्नर जनरल था उस समय, है ना, भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसके पास तक बात गई है, बंगाल वाले क्षेत्र में ही पूरा क्योंकि मामला है। तो जब उसके पास बात गई तो उसने बोला कि देखो हम हैं कंपनी, और कंपनी का काम होता लाभ कमाना, हमें जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा हम वो काम करेंगे। और आपको पता हो शायद मंगल पांडे एक बार पूजा करने जा रहा था, कहते हैं, मैं आपको रफली थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताता हूँ। और जब पूजा करके आ रहा था तो गांव में जो होता है ना कि जो सफाई करते हैं, सफाई कर्मी होते हैं। अब आज के समय में तो छुआछूत और ये सब चीज़ें नहीं है, लेकिन उस समय छुआछूत बहुत ज़्यादा थी। आज भी कई जगह गाँव में है छुआछूत। तो मंगल पांडे को पहले उसने छुआ, और छूने के बाद मंगल पांडे उस समय बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा तुमने मुझे नहाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उसने बताया कि देखो तुम धर्म भ्रष्ट, तुम तो डेली गाय की चर्बी छीलते हो। जो इनफील्ड राइफल की गोलियां थी उसमें ग्रीसिंग होती थी, वो ग्रीसिंग जो होती थी गाय और सुअर की चर्बी की थी। बोला तुम तो डेली जो है गाय की चर्बी खाते हो, तुम काहे के ब्राह्मण हो, है ना, कान्यकुब्ज ब्राह्मण अपने आप को कहते हो, काहे के ब्राह्मण हो। और फिर उसके बाद उसका स्वाभिमान जगा, जगने के बाद उसने कंफर्म किया, उन सभी ठिकानों को देखा जहां पर वो राइफलें बनती थी, सुअर और गाय की चर्बी को गलाया जाता था, उसमें कारतूसों को। तो जब उन सब चीज़ों को देखकर उसका कंफर्मेशन हुआ, विद्रोही बन गया। और विद्रोही बनने के बाद उसका पहले प्लान बहुत बढ़िया था। आपको नाना साहब के बारे में आप जानते होंगे, तो तात्या टोपे से भी मुलाकात हुई थी मंगल पांडे की जब विद्रोह किया उसने। उसके बाद तो पूरी प्लानिंग थी कि 31 मई के दिन हम पूरे भारत में जहां जहां भारतीय सेना सैनिक हैं, जितनी बटालियंस हैं, सभी पे एक साथ जो है वो कर देंगे। जितनी रेजिमेंट हैं, जितने भी इंडियन थे, तो ये संभलने का इनको मौका नहीं मिलेगा। और उस समय भारतीय बहुत ज़्यादा होते थे सेना में, भारतीयों के दम पे ही तो पूरा शासन कर रहे थे। तो पूरी प्लानिंग हो गई थी, लेकिन बात गड़बड़ हो गई, बात लीक हो गई। और बात लीक हो जाने के कारण से आपको पता होगा कि फिर मेरठ वाले मामले में
10 मई से यहाँ पे गड़बड़ हुई, फिर 11 मई को मेरठ पे जो सैनिक थे उनके द्वारा विद्रोह किया गया, दिल्ली को कब्जा किया गया, और फिर जो एक निर्धारित तिथि थी वो तिथि पूरी गड़बड़ हो गई। और मंगल पांडे इससे पहले ही जो है, क्योंकि बात लीक हो जाती है आपस में, सिपाहियों से ही बात लीक हो गई, अंग्रेज अफसरों को पता चल गया कि कुछ ऐसी प्लानिंग बन रही है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं कहने का तो ये पूरा मैटर था। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको कभी टाइम मिलेगा तो और सारी चीज़ें बताऊंगा। इतिहास में सब कहानियों से ही खेल है पूरा का पूरा। ये अगला क्वेश्चन आपका है, और आपको पता है कि 1857 का विद्रोह के लिए बिहार बहुत अग्रणी राज्यों में रहा है। वीर कुंवर सिंह का जो वो योगदान है उसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि बिहार में ये 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम बताना है कि कैसे कैसे बिहार के विभिन्न नगरों में ये जो विद्रोह था किस तरीके से आगे बढ़ा, ठीक है। तो बताइए आप लोग एक बार, बताइए एक बार यदि आप लोगों को इसकी जानकारी हो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। एक बार सबको देख लेना है, आपको डेट पता होनी चाहिए। इनमें से कोई भी डेट यदि नहीं पता होगी तो बात बिगड़ जाएगी। बिहार में आपको डेट पता होगी देखो ये वाली डेट तो लगभग जगदीशपुर का तो सब नाम जानते होंगे, क्योंकि जगदीशपुर बड़ा फेमस हुआ, कुंवर सिंह यहीं पे थे। आरा में पड़ता है, ये आरा है ना आपका, तो वीर कुंवर सिंह यहीं से थे। और 27 जुलाई का जो विद्रोह था, 27 जुलाई 1857 को, तो ये वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया, ठीक है। सबसे पहले जो विद्रोह आपका हुआ है वो 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी के द्वारा की गई, और 32वीं जो रेजिमेंट की कंपनी थी उसका मुख्यालय रोहिणी में था, ठीक है। तो सबसे पहले आपका विद्रोह हुआ है 12 जून को, 12 जून 1857 को, ठीक है, पहला विद्रोह हुआ है। पटना पर विद्रोह इसके बाद हुआ है। पटना पे विद्रोह कब हुआ है? 3 जुलाई को, 3 जुलाई को पटना पे विद्रोह हुआ है। और मुजफ्फरनगर पे 25 जुलाई को विद्रोह हुआ है, 25 जुलाई 1857 को। तो ये क्रम है जो बिल्कुल सही क्रम है। तो आपको एक बार डेट याद होनी चाहिए। आपका काम ये होना चाहिए कि आपको ये बिल्कुल याद कर लेना है। ये याद कर लीजिए सभी लोग, क्रम याद कर लीजिए। एक तो ये जगदीशपुर वाला बिल्कुल रट लो आप लोग, ये डेट आपको नहीं भूलनी चाहिए। 27 जुलाई 1857 को ये आरा के जो आपके थे ना कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, ठीक है, उनके द्वारा ये पूरा का पूरा ये वाला विद्रोह था, ठीक है। ये वाला विद्रोह आपको बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखें क्या, काफी टाइम हो रहा है अब। और इस तरीके से हम एक क्वेश्चन से आंसर सेशन रखेंगे जिसमें मैं आपको कई चीजें बताऊंगा और डिटेल में भी आपको पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अब आप लोगों के कुछ मैं डाउट सेशन भी ले लेता हूं।